चलो शुरू करते हैं। पांच सब्जेक्ट है टोटल। कितना टोटल? फोर्थ सेमेस्टर में सब सेमेस्टर में तो 5 सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं मिला जुला के सब सब्जेक्ट का एग्जाम बढ़िया गया होगा सबका, ठीक है। जैसा क्वेश्चन था उसके हिसाब से सबका एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ ही गया था सबका, ठीक ना। इम्पोर्टेंट वाला भी सब भेज दिया था। तो देखो 5 सब्जेक्ट है और पांचों ब्रांच पेपर है इसका। थर्ड सेमेस्टर में आपका मैथ ब्रांच पेपर नहीं था, बेसिक इंजीनियरिंग ब्रांच पेपर नहीं था, केवल नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट, ये तीनों ब्रांच पेपर। लेकिन इस बार पांचों का पांचों ब्रांच पेपर है, ठीक है। अगर बात करें वेटेज का, पहले समझ लेते हैं कि क्या करना कैसे करना, ठीक ना, उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है, मशीन, नेटवर्क थ्योरी और डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये तीनों में मशीन हो गया, नेटवर्क हो गया, डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये तीनों में थ्योरी वाला भी क्वेश्चन आएगा सेमेस्टर में और तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल पूरा का पूरा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसका न्यूमेरिकल थोड़ा अलग टाइप का न्यूमेरिकल, ठीक है। बात करते हैं तो ये तीनों का तीनों सबसे इंपॉर्टेंट, इस सेमेस्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मशीन हो गया। ये तीनों में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड कहेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा मशीन, ठीक ना, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा मशीन, ठीक है। चलो दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया मशीन हो गया, उसके बाद हो गया नेटवर्क थ्योरी हो गया, उसके बाद आपका डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर। तीनों सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और उसमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक मशीन है। मशीन का कोई भी कंपटीशन में, चाहे 6 सेमेस्टर में जैसे ही जाएगा, कंपनी आएगा कॉलेज में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मशीन से पूछेगा, ठीक है। इतना दिमाग में बैठा लो, मशीन सबसे हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हार्ट इलेक्ट्रिकल मशीन को बोलते हैं। मशीन हम लोग को 2 सेमेस्टर में पढ़ना है। मशीन 1 देखो यहाँ मशीन 1 लिखे हुए हैं, ठीक है। मशीन 1 और मशीन 2, मशीन 2 5th सेमेस्टर में पढ़ना, ठीक ना। तो सबसे VDI सब्जेक्ट, बहुत कॉन्सेप्ट भी है और थ्योरी वाला भी है, न्यूमेरिकल भी है। सेमेस्टर में बात करेगा तो सेमेस्टर में थ्योरी भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक ना। सब चैप्टर में इसमें न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। एसएससी जेई में अगर बोलेगा तो एसएससी जेई में लगभग, ये तो मशीन 1 है, मशीन 1 और मशीन 2 दोनों मशीन मिला के 30-35 क्वेश्चन अकेले मशीन से रहता। कल जैसे देखो, कल आज कौन दिन है, मंगलवार ना, बुधवार को सेल का एग्जाम है रांची में। पूछना कल, मतलब कल के डेट में सेल का एग्जाम है, पूछना कि मशीन और बेसिक इलेक्ट्रिकल से कितना क्वेश्चन है। कल एग्जाम देके आएगा सीनियर लोग, पूछ के देखना, ठीक ना। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही वाला,
ठीक है। नेटवर्क थ्योरी, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो हम लोग पढ़े हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो पढ़े हैं थर्ड सेम में पढ़ाते वक्त बोलते थे कि इंट्रोडक्शन टाइप से पढ़ रहे हैं, उसी का समझो कि एडवांस वर्जन या उसी का थोड़ा एसी में जो आपका एप्लीकेशन है वो हम लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक ना। नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ई वाला अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला, तो नेटवर्क थ्योरी का कॉन्सेप्ट में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लियर है, नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और मैग्नेटिक सर्किट क्लियर है, ये तीन को अगर क्लियर है तो मशीन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दिमाग बैठा लो, ठीक ना। मशीन कहने के लिए मशीन है, लेकिन रियल में इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में ही सब को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक ना। बाकी इधर बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बोल दिए कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक्सपेंशन है और डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये देखो दो सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बनाया गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग सब्जेक्ट होता है, माइक्रो प्रोसेसर एक अलग सब्जेक्ट होता है, लेकिन दोनों को मिला करके एक सब्जेक्ट बना दिया। यानी कि लास्ट का 2-3 चैप्टर जो है माइक्रो प्रोसेसर का है और शुरू का 3-4 चैप्टर जो है वो डिजिटल का चैप्टर है, ठीक ना। लेकिन जब तक डिजिटल समझ में नहीं आएगा तब तक माइक्रो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, तो इसका कॉन्सेप्ट बाकी कोई दूसरा सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, इसका यहीं पर कॉन्सेप्ट बनाएंगे, मतलब एकरे में नया कॉन्सेप्ट बनेगा और उसी कॉन्सेप्ट को जैसे पहला चैप्टर को पढ़े तो दूसरा में काम आएगा, दूसरा को पढ़े तो तीसरा में काम आएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट बनते हुए चल जाएगा, ठीक ना। अब ये तुमको देखो आसान भी थोड़ा सा आसान लगेगा जब केवल और केवल नंबर सिस्टम पढ़ेगा तब, जो कि तुम लोग पढ़ा होगा कंप्यूटर वाला पेपर में सेकंड सेम में, बस उतने दूर तक आसान तुमको लगेगा अगर बढ़िया से नहीं पढ़ेगा तो। क्योंकि बाइनरी कन्वर्सन वगैरह सब जानता होगा, लेकिन कन्वर्सन करते क्यों हैं उसी तरह से कहा करते हैं जैसे उसको केवल पढ़ लिया हो कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन उसके पीछे के लॉजिक को नहीं समझोगे, उसके पीछे के लॉजिक को नहीं पढ़ा होगा, खाली करने आता होगा। तो बहुत ही लॉजिकल तरीके से पूरा लॉजिक है इसमें, लॉजिकल तरीके से जबरदस्त इसको क्लियर करेंगे और नया नया कॉन्सेप्ट तुम लोग अपने से भी डेवलप कर सकता है, मतलब इस तरह से पढ़ लेगा कि अपने से कॉन्सेप्ट बना सकता है, ठीक ना। तो ये तीनों सब्जेक्ट बहुत मतलब अच्छा है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी, ठीक है। वेटेज हम बता रहे हैं कि कौन सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक ना। अगर ये तीनों सब्जेक्ट में बोलेगा तो रैंक 1 में ही वाला है, रैंक 2 में ही वाला, रैंक 3 में ही वाला, ये एकदम नया है, इसी बार शुरू करना और इसी बार इसका कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना, ठीक ना। ये दोनों सब्जेक्ट जो हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट पूरा का पूरा थ्योरी वाला सब्जेक्ट। पावर सिस्टम एक सब्जेक्ट है, पावर सिस्टम एक सब्जेक्ट है, ठीक है। पावर सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है और इसी पावर सिस्टम को 3 भाग में बांटा जाता है, जिसमें एक भाग होता है पावर जनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा होता है प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर, 3 पार्ट है। तो एक पार्ट हम लोग को इस सेमेस्टर में पढ़ने के लिए, बाकी जो दोनों पार्ट मिला करके 5th सेम में हम लोग को पढ़ना। तो ये भी जो है बहुत है थ्योरी वाला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए, ठीक ना। क्योंकि कंपटीशन में अगर कंपटीशन का बात करेगा तो कंपटीशन में आपको कौन कौन पेपर इंपॉर्टेंट होता है, तो कंपटीशन मान लो फ्यूचर में देगा तो उसके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल तो हो ही गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क थ्योरी ही आ गया, जो हम अलग से नेटवर्क थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही नेटवर्क थ्योरी आ गया, ठीक है। दूसरा नंबर में मशीन लिख रहे हैं, खाली मशीन में मतलब मशीन 1 और मशीन 2 दोनों आ गए, ठीक है। तीसरा नंबर में पावर सिस्टम, पावर सिस्टम में तीनों आ जाएगा, पावर सिस्टम में तीनों आ जाएगा। चौथा नंबर में मेजरमेंट, मेजरमेंट हो गया। पांचवा नंबर में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 3rd सेम वाला, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 4th सेम वाला, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 6th सेम वाला, तीनों आ जाएगा, ठीक ना। ये 5 सब्जेक्ट कहने में लग रहा है, लेकिन ये पांचों सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 3 साल लग रहा है आपको,
बात समझ में आ रहा है ना। और अलग अलग सेमेस्टर में लग रहा, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल का कुछ पोर्शन पढ़े थर्ड सेम में, कुछ पोर्शन इस सेम में पढ़ने वाले हैं, दोनों मिला के, यानी कि 2 किताब, ठीक है। मशीन में 2 किताब, एकरा में 3 किताब, यानी कि सब अलग अलग है लेकिन टुकड़ा टुकड़ा करके। और इसमें 3-4 किताब हो गया, एक डिजिटल हो गया अलग, माइक्रो प्रोसेसर हो गया अलग, 2 हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 3 हो गया, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 4 का कॉम्बिनेशन ये वाला होता है। ये 5 इतना ही पढ़ना है कंपटीशन के लिए। अब तुम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ लिया है, थर्ड सेम पढ़ लिया, मतलब आप तैयार हो रहे हैं कंपटीशन के लिए, ठीक है। अगर जिसको कंपटीशन फोकस में रहता है, दिमाग में रहता है उसके लिए। लेकिन अभी सेमेस्टर पर बात करते हैं, ठीक ना। तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट पूरा का पूरा थ्योरी वाला है ना, ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरी वाला है। इसमें कॉन्सेप्ट नाम का चीज नहीं है, मतलब एकदम सिंपली थ्योरी को समझते चलना। लेकिन इतना है कि जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। बुक निकाली कर ले लेगा लेकिन बुक से कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई कोई टीचर क्या करेगा कि मतलब इसमें लैंग्वेज का खेला है, जब तक आसान लैंग्वेज में नोट्स नहीं रहेगा आपके पास तब तक ये एकदम समझ में नहीं आएगा। और किताब से तो एकदम नहीं। कोई कोई नया नया टीचर जो रहता है वो इसको डर से पढ़ाता भी नहीं है, क्योंकि बीटेक में पढ़ना भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है कहाँ पे, डिप्लोमा में। तो चूंकि हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं, 2014 से ही पढ़ाते आ रहे हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते मतलब अच्छा खासा हम लोग का एक्सपीरियंस हो गया, तो इस सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब रह गया बात कि हम लोग करेंगे कैसे, कैसे सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। देखो, जितना लेट से क्लास स्टार्ट करेगा कॉन्सेप्ट आपको उतने कम मिलेगा, जितना पहले से पढ़ेगा एनालिसिस उतना ज्यादा हो। पास तो ऐसे भी होबे करेगा, पास तो इस बार वो कर दिया होगा जो मेरा केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया होगा, है कि नहीं। पास तो वो भी किया होगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया होगा और जो हमसे ट्यूशन नहीं पढ़ा होगा। तो वो वाला काम इस सेमेस्टर में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर कट बोलते हैं कि जिसको नहीं पढ़ना रहेगा वो लास्ट में खाली हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना, उसका हो जाएगा, नोट्स कहीं से जुगाड़ कर। लेकिन आपको सीखना है, फ्यूचर में नौकरी लेना है। सेमेस्टर में ट्यूशन इसलिए पढ़ा जाता है कि कुछ सेमेस्टर लेवल का नॉलेज हो जाए। हम ही नहीं करेंगे पूरा कंपटीशन लेवल का नॉलेज दे देते हैं, नहीं देते हैं। सेमेस्टर लेवल का नॉलेज हम लोग देते हैं, क्योंकि 3 महीना 4 महीना में 5 सब्जेक्ट खत्म करना है, तो तुम जोड़ लो कि कितना समय मिल रहा है, जबकि एक सब्जेक्ट अपने आप में मतलब पूरा ही है। यानी कि अगर अलग से केवल कंपटीशन पड़ेगा तो साल भर कम से कम 8 से 10 महीना का कोर्स होता है, वो में रेगुलर क्लास चलेगा तब। अब 2-3 महीना में इतना इतना सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं। तो जाहिर सी बात है कि जितना पहले करेंगे तो मेरा प्रायोरिटी ही रहेगा, मेरा पूरा फोकस रहेगा कि सेमेस्टर का जितना टॉपिक है उसको एकदम कंपटीशन लेवल तक बढ़िया से बढ़िया तरीके से ये 3 सब्जेक्ट में हम आपको करा। ये दोनों थ्योरी है, इसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। 10 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म, 10 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म, है ना, 10 दिन में पूरा सब्जेक्ट खत्म, ठीक है। ये दोनों के लिए सोचने नहीं है, और इतना रट आ जाएगा, बस बोलेंगे खाली उसको ध्यान से सुन लेना, ठीक ना। तो ये दोनों थ्योरी वाला है, ठीक है। दिमाग इसमें लगाना है, एनालिसिस यहाँ पर करना है, सोचना यहाँ पर है। हम एक लॉजिक इसमें बताएंगे तो एक लॉजिक तुमको अपने सोचना, अलग अलग तरीका तुमको अपने डेवलप करना, ठीक है। और इसमें भी सिखाने में समय लगेगा, उधर बेसिक सीख लिए हैं लेकिन इसमें भी समय लगेगा। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बहुत लड़का कल बोल रहा था कि सर 20 दिन डेमो दीजिए, 25 दिन दीजिए। डेमो देने के लिए तो हम लास्ट सेमेस्टर तक डेमो देते रह जाएंगे, लेकिन समस्या यही है कि डेमो के फेर में रहेगा और संस्था के मतलब संस्थों में संस्था के फेर में रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा सिलेबस, ठीक ना। इसलिए कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही है, बस यही है, देख लेना बात, सिलेबस यही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पढ़ने हैं और पैसे देके पढ़ना, ये तो तय है ना। ये तो तय है कि तुमको पैसे देके पढ़ना है। हाँ, हमारा नियम टीचर होगा जिसका 1500 तुम मार सकता है, बहुत कोई मार के बैठा हुआ थर्ड सेम में। तो कोर्स ठीक, देखो कोर्स दोनों चीज पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें होना चाहिए। अब जो हो गया उसको बात नहीं करेंगे, ठीक ना। देखो, डेमो एक तरफ चलते रहेगा,
5 दिन 6 दिन 7 दिन का एंड हार्डली इस वीक का, इसी बीच में आपको पेमेंट कर देना। जो जो पेमेंट करते रहेगा, ठीक है, उसको उस तरह से जोड़ते चल जाए, ठीक है। ऑफलाइन वाला का 3000 पेमेंट है, आपको पता है, ठीक ना, और ऑनलाइन का 2500 है, ठीक है। अगर कोई 1500 रुपया जमा करता, पांचों सब्जेक्ट का इस बार अलग अलग रहेगा ग्रुप, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन क्या पैसा दिया, ठीक ना। तो सबका मशीन का तो अलग एकदम रहबे करेगा, ताकि खतरनाक लेवल का ही है, ठीक ना। नेटवर्क का तीनों का अलग रहेगा, ये दोनों को मिला के भले एक कर देंगे, लेकिन ये तीनों का जो है अलग अलग रहेगा, ठीक है। हाँ, अब देखो मैं नोट्स का बात कर रहे हैं, पहले बहुत कोई डराता होगा एस्टिमेशन का पूरा पहला चैप्टर से लेकर 7वां चैप्टर तक नोट्स एकदम बना हुआ, ठीक ना। मशीन का डीसी जनरेटर पहला चैप्टर, डीसी मोटर दूसरा चैप्टर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तीसरा चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर चौथा चैप्टर, पूरा मशीन का बना हुआ। नेटवर्क में, ठीक है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का बना हुआ। डिजिटल का पूरा बना हुआ। पिछला बार जब हम गैलेक्सी में पढ़ाए थे, ठीक है, तो पिछला बार हम आपका मशीन, ठीक ना, नेटवर्क, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर, इस सब का मशीन का तो मेरा कंपटीशन का भी नोट्स है पहले से भी, लेकिन सेमेस्टर लेवल का इसको हम बना के रखे। तो 4 सब्जेक्ट का मेरे पास नोट्स है, ठीक है। जैसे जैसे सब्जेक्ट चलाते चलेंगे, अगर किसी को चाहिए कि सर एस्टिमेशन का पूरा नोट्स दे दीजिए, हम पूरा भी भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा है मेरे पास। डिजिटल का पूरा भेज दीजिए, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे कि डिजिटल में पूरा आपको लिखने में समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि इसमें समझ में आ जाए, लेकिन या लिखने में तुमको कोई परेशानी नहीं लगे, लेकिन इसमें नोट्स पूरा लिखेगा बिना पढ़े ले तो लिखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तुमको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, इसमें कुछ ना कुछ पता चलेगा। सेम सिचुएशन इसमें होगा, इसमें भी थोड़ा बहुत थ्योरी है और कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा है, एनालिसिस बहुत ज्यादा है। तो नोट्स केवल लिखेगा तो तुमको पता नहीं चलेगा कि मेरा छूट क्या रहा, तो इसमें भी हो सकता है कि आप नोट्स लिख दीजिए मशीन में भी, ठीक ना। लेकिन एनालिसिस के बेसिस पे देखेगा तो बिना एनालिसिस का इस सब का नोट्स लिखना सही नहीं है ना। तो चैप्टर बाय चैप्टर सबका बना हुआ है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। 4 सब्जेक्ट का बना हुआ, पावर जनरेशन का नहीं बना हुआ, झूठ नहीं बोलेंगे, पावर जनरेशन का नोट्स नहीं बना हुआ, ठीक है। तो इसका भी नोट्स बन जाएगा, थ्योरी का कोई दिक्कत नहीं है। इस पे हमको काम करना ही नहीं है, इस पे हमको काम करना ही नहीं है, इस पे काम करना ही नहीं है, ठीक ना, इस पे काम करना ही नहीं है, केवल इसी पे काम करना है। तो ज्यादा लोड इस बार नोट्स का लोड नहीं, ठीक ना। ई वाला जो मेरे पास नोट्स है, जो पिछला बार पढ़ाए थे, स्टूडेंट का लिखा हुआ, लेकिन सब तो मेरा होगा, नोट्स देख के तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि सर का पढ़ाया होगा। तो अब इसको दोबारा से हम लिख नहीं रहे, क्योंकि लिखेंगे तो समय लगेगा, तो वही है। और अच्छे से चैप्टर बाय चैप्टर है, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, है ना। तो जैसे ही पहला चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट कर देंगे, पहला चैप्टर का नोट भेज देंगे, या पढ़ाने से पहले पहला चैप्टर का भेज देंगे, ताकि पढ़ते जाओ समझते जाओ, उस तरह से। उसी तरह से मशीन में भी, नेटवर्क में भी, डिजिटल में भी। डिजिटल में पढ़ा पढ़ा के भेजेंगे, पहले नहीं भेजेंगे, डिजिटल में पढ़ा पढ़ा के, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस पर एकदम नया कॉन्सेप्ट है। समझो कि इसका कथा का यहीं से शुरू होगा, यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू भी होगा, और यहीं से बिल्डअप भी करना है, यहीं से डिवाइस भी बनाना है, तो एकदम जीरो से शुरू होने वाला है इसमें, ठीक ना। इसलिए इसका जो है शुरू में, हालांकि पूरा चैप्टर का इसका भी बना हुआ। तो ये 3 सब्जेक्ट है, एक बार जो पेमेंट कर देगा 5 सब्जेक्ट में ज्वाइन हो जाएगा। इस बार क्लास कैसे लेंगे तो बता दे रहे हैं कि 4 दिन क्लास जो होगा कोई 3 सब्जेक्ट का होगा, लगातार 3 सब्जेक्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं होता। और अगला 3 दिन जो होगा ये दोनों होगा, या 5 दिन ले लेंगे इस सबको, अगला 2 दिन ये दोनों को ले लेंगे, ये 2-2 दिन भी लेते चलेंगे ना तो भी काफी है। 1.5 घंटा दोनों को लेते चलेंगे, तो एक्स्ट्रा टाइम भी आपको नहीं देना है, एक सप्ताह में 5 सब्जेक्ट भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 5 दिन ही तीनों चलेगा, क्योंकि इसमें एनालिसिस करना है, इसमें ज्यादा एनालिसिस करना नहीं, ठीक है। इसमें हंसते खेलते इसको पढ़ लेना, पता ही नहीं चलेगा कि पढ़ ली, तो ये दोनों में इतना कोई दिक्कत नहीं। तो टारगेट इस बार यही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और बाकी अपना जिसका जो पेमेंट होगा वो क्लियर कर देगा। मतलब हम मने मने ये नहीं सोचे कि पैसा नहीं दिया तो धीरे धीरे पढ़ा, वो आपके तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछला बार जो लेके भाग गया कोई दिक्कत नहीं, हमको उससे कोई अफसोस भी नहीं है। लेकिन इहो सेमेस्टर में मत भाग जाना, अल्लाह जाके भी मत सोचना कि जाएंगे तो सब पैसा मांगेंगे। जो सेमेस्टर बीत गया उसका पैसा फिर दोबारा मांगते नहीं है,
ठीक ना। लेकिन जो नया सेमेस्टर है उस सेमेस्टर का आपको पैसा देना होगा, ठीक है। तो इस सप्ताह भर हम डेमो दे दे रहे हैं, ठीक है। इसी सप्ताह में जो पेमेंट करते जाएगा, इसीलिए देखो कि डेमो वाला एक ही को कोड बनाए, क्योंकि उस लड़का को कोई प्रॉब्लम नहीं हो जो रेगुलर क्लास करेगा, ठीक है। तो डेमो वाला सब सब्जेक्ट का डेमो एक में दे दो। ऐसे डेमो क्या दे, कौन सी जज करेगा तुम, बात समझ रहा। तू तो शुरू नया नया में जज करता कि कैसा पढ़ाता नहीं पढ़ाता, बात समझ में आ रहा। तो डेमो का कोई मतलब नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा। डेमो वहां पे लेना ही होता है, ठीक ना, जो पता नहीं पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा, नोट्स कैसा देगा, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। जितना भी पढ़ा लगभग सबको समझ में आया, चाहे वो कितना कमजोर स्टूडेंट होगा, अगर रेगुलर क्लास किया होगा तो उसको समझ में आया नहीं। अभी हम लोग के पास मान के चलो कि अप्रैल पूरा है, मई पूरा है, जून पूरा है, जुलाई पूरा है ना। अगस्त में मान के चलते कि एग्जाम अगर होता तो एक एक महीना भी लेके चलते हैं तो जबरदस्त एनालिसिस होके स्टार्ट भी मतलब खत्म हो जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। और दूसरा चीज है कि इस बीच में क्या है कि कोई पूजा वूजा भी नहीं है, कोई ओकेशन भी नहीं है, कोई छुट्टी उट्टी वाला भी नहीं है। हाँ, तो अभी मतलब ये सबसे अच्छा एडवांटेज है इसका। तो कल हम बोल रहे थे कि ऑनलाइन वाला को अलग, ऑफलाइन वाला को अलग, लेकिन बहुत बड़ा लोग बोला कि नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन वाला को साथ कर दीजिए, तो साथ ही रखेंगे। बैच आपका सुबह में रहेगा 7 से 10 रखेंगे तो कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 घंटा। हाँ, तो 7 से 10 रख देंगे, ठीक है। जरूरत पड़ने पर इवनिंग में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो ये वो टाइम बताना पड़ेगा ना। तो 7 से 10 सुबह में 6 सेमेस्टर का चलता था, उन लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया। इस सप्ताह भर उन लोग को लास्ट है, उसके बाद सैटरडे संडे लेंगे, उन लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग का भी समय से पहले हो जाएगा, क्योंकि सबका नोट्स लिखा हुआ, सिर्फ हमको एक्सप्लेन करना है, एनालिसिस करना। अब बाकी तुम अपने तरफ से जितना सोचो इसमें जितना डेप्थ में जा सकता है कि तुम पे डिपेंड करता है, हम हर तरह से दिखा देंगे, लेकिन 20-25 दिन नहीं डेमो देंगे। लेकिन हाँ, हम गारंटी देते हैं कि तुम पैसा देके पढ़ते रहो, जिस दिन तुमको खराब लग गया कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा, उस दिन हम पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। ऐसा नहीं कि 15 दिन पढ़ाए तो 15 दिन का काट, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमको पता है कि ऐसा नौबत नहीं आएगा, ना समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तो हो गया 5 सब्जेक्ट है। पहले तो सब्जेक्ट का नाम याद रखो कि कौन कौन सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो पहला सब्जेक्ट हो गया आपका मशीन, सबसे इंपोर्टेंट, ठीक है। दूसरा हो गया नेटवर्क थ्योरी, तीसरा डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर, डीसीएम भी बोलता है इसको लड़का लोग शॉर्टकट में। चौथा कोस्टिंग हो गया, ठीक ना। और पांचवा हो गया पावर जनरेशन। वो दोनों थ्योरी वाला 4 सब्जेक्ट का नोट्स लिखा हुआ है, 1 सब्जेक्ट का नोट्स नहीं है, ठीक है। चलो अब पहले हम मशीनें का करते हैं। देखो जो डेमो में भी पढ़ा रहे हैं उसको भी मेन वाला नोट्स में लिख लेना, चैप्टर शुरू करवाना तुम लोग, ठीक है, पेमेंट वाला नहीं तो दिक्कत आपको होगा। इस बार एक और ही कर दे रहे हैं कि जो टीचमेंट में रहेगा उसमें नीचे लिखा हुआ भी रहेगा कि मतलब कौन टॉपिक का क्लास चल रहा है, जैसे वो पता नहीं चलता था ना थर्ड में, और कि सीख गए हैं कि करल कैसे जाता है। मतलब सर स्टार्टिंग का नाम लिख दीजिए, उसके बाद लेक्चर 1 2 3। हाँ, उसमें चैप्टर भी रहेगा, उसके नीचे टॉपिक भी नाम रहेगा, उस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर हुआ लेक्चर 1 लेक्चर 2, तो जो टॉपिक हो जाएगा डायरेक्ट वही टॉपिक तुमको मिल जाएगा, ठीक ना। तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। कोई सब्जेक्ट में ध्यान देना है मत देना, लेकिन 3 सब्जेक्ट में तो ध्यान देना बहुत जरूरी है आपको, ठीक ना। तो हम तो कहेंगे कि टोटल फीस 2500 है, बहुत ज्यादा नहीं है, 3000 है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ना। कहीं कहीं पर 5000 8000 फीस, इससे कम इस बार कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि हमको पता है कि सब ब्रांचे पेपर है और लड़का लोग करवे करेगा। तो मतलब तो बोलेगा कि आप काहे कम रखते हैं है ना। मेरा कम रखने का 2 कारण है। सबसे पहले तो हम भी उतने गरीब है जितना कि तुम लोग है, उसको हम समझते हैं बढ़िया, ठीक है। ये अलग बात है कि 5000 भी दे सकता है, 6000 भी दे सकता है, लेकिन दे तो तुम दे रहा, लेकिन तुमको जो देने वाला है उसको कितना परेशानी को झेलना पड़ता है, अब वो हमको समझ में आता है।
इसलिए थोड़ा हम कम ही रखते हैं। और दूसरा बात है कि सब चीज रटा गया है, उतना ज्यादा मेहनत है नहीं। प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को साथ में लेते हैं, बहुत सारा फैक्टर है, खैर छोड़ो उस सब चीज पे नहीं ध्यान देना। अल्टीमेटली आपको देखना ही है कि हम पढ़ा कैसा रहे, फाइनली आपको ये लेके चलना, ठीक ना। तो चलो सबसे पहले अब पांचों सब्जेक्ट के तो डेमो के रूप में तो देना पॉसिबल नहीं ना है, 5 घंटा लगातार डेमो जो है पहले, इसलिए भरोसा यही रखो कि पढ़ाएंगे जबरदस्त, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स का भी इस बार कोई दिक्कत नहीं होगा, छुट्टी उट्टी हमको कहीं जाना भी नहीं है, ठीक ना। और नोट्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 सब्जेक्ट का पूरा लिखा होगा, बोलेगा तो हमको जिसका पेमेंट क्लियर होगा, अगर उसको मन रहेगा उसको हम पहले ही नोट्स दे देंगे, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं होगा, पढ़ने के बाद लिखिएगा तो फायदा ज्यादा करेगा। तो सबसे पहले मशीन का इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक ना। बेसिक नेटवर्क थ्योरी में तो तुम लोग देखो से आगे बेसिक इलेक्ट्रिकल कैसा पढ़ा है, उसी का एक्सटेंशन है आगे। तो पहले मशीन में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो मशीन का क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं पहले, 5th सेम 4th सेम दोनों मिला के कितना मशीन पढ़ना है वो पूरा यहाँ पर फिगर बना दे रहे हैं, ठीक ना। और ये जो लेक्चर है ये वाला फिर मशीन वाला में नहीं रहेगा, इसको आपको डेमो वाला से ही लिख लेना होगा, ठीक है, पहला पेज में, ठीक ना। ऐसे तो लिखल रहेगा शुरू में नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर समझना चाहेगा रिलेट करके तो वहां पर देखना। तो 2 गो मशीन पढ़ना है, ठीक है। एक वो है को डीसी मशीन बोलते हैं, एक को डीसी मशीन, ऐसे डीसी मशीन को मशीन 1 बोला जाता है, मशीन 1 इसी को बोला जाता है, ठीक ना। दूसरा नंबर में है एसी मशीन, दूसरा नंबर में है एसी मशीन। और यहां पर हो गया मशीन 2, यहां पर हो गया मशीन 2, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना, सर। हाँ बोलो। सर रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं? रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, इसमें है आपका, ठीक है। डीसी जनरेटर, और इसमें क्या है डीसी मोटर, डीसी मोटर, ठीक है। और तीसरा नंबर में यहां पर पहले पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर हो गया। यहां पर हो गया तुम्हारा एसी जनरेटर, इसी को बोला जाता है अल्टरनेटर, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटर बोलते हैं, ठीक है। फिर पढ़ना है हम लोग को एसी मोटर, तो एसी मोटर में बहुत सारा हो जाता है, चलो लिख ही देते हैं यहां पर, एसी मोटर लिख देते हैं। एसी मोटर में 2 को मेनली पढ़ना है, एक होता है तुम्हारा सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, और दूसरा होता है इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, ठीक है। यहां पर है फिर स्पेशल मशीन, स्पेशल मशीन है। तो स्पेशल मशीन में फिर बहुत तरह का मशीन है, लगभग 10-15 गो है, लेकिन पढ़ना हम लोग को 4 गो है, ठीक ना। तो यहाँ पे सिंगल फेज एसी मशीन हो गया, या एसी मोटर लिख देते हैं, मोटर में पढ़ना एसी मोटर, ठीक है। उसके बाद है स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर,
सर्वो मोटर, रिलक्टेंस मोटर, ठीक है, और भी बहुत तरह का हिस्टैरिसीस मोटर, बहुत तरह का मोटर है। लेकिन पढ़ना केवल सिंगल फेज एसी मोटर है, ठीक है, कंपटीशन में सब पढ़ना, ठीक ना। तो देखो जो 4 सेम की हो गया मेरा क्या मशीन का क्लासिफिकेशन इतना सारा है, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट में कर दिया, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 कर दिया। तो मशीन डीसी मशीन जो मशीन 1 पढ़ना है, मशीन 1 में ये तीनों पोर्शन पढ़ना है हम लोग। ये मत सोचना कि डीसी मशीन है तो केवल डीसी जनरेटर पढ़ना और डीसी मोटर पढ़ना, ठीक ना। मशीन 1 में जो 4th सेमेस्टर का सिलेबस है, तो 4th सेमेस्टर के सिलेबस में डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर ये तीनों को पढ़ना। तो मन में सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि डीसी मशीन तो ये है नहीं, क्या एसी मशीन है, तो एसी मशीन को डीसी मशीन में पढ़ा रहा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसको इधर नहीं पढ़ाएगा तो इधर का सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा 5th सेमेस्टर के लिए। ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है, ठीक ना, कि ट्रांसफार्मर जो है इधर जितना मशीन है इस सारा मशीन का ये वाला बेस है। अगर हम ट्रांसफार्मर को पढ़ लिए अच्छे से तो अल्टरनेटर भी हमको अच्छा समझ में आएगा, सिंक्रोनस मोटर भी अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। इंडक्शन मोटर तो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर है ही है। इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है, ठीक ना। तो पूरा का पूरा इधर एसी मशीन का ही क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, ठीक है। तो इस बेस को यहीं पर पढ़ा दिया जाता है। तो इस बेस में हम लोग को 2 भाग में पढ़ना है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक ना। तो 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और ट्रांसफार्मर ये 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। 4 गो चैप्टर है, टॉपिक 3 हो गया, यानी कि 3 गो मशीन हो गया। लेकिन ट्रांसफार्मर डीसी मशीन नहीं है, एसी मशीन है, हम पूरा क्लियर कर। अब एसी मशीन किसको कहेंगे, डीसी मशीन किसको कहेंगे, इसको हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर प्योर एकदम एसी मशीन है, इसको डीसी सोचना नहीं है। ये अलग सिलेबस को बैलेंस करने के लिए केवल डीसी वाला में इसको दे दिया गया, क्योंकि ट्रांसफार्मर अपने आप में एक बड़ा है और ये सब अपने आप में बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक ना। तो अगर 4th सेम में मशीन आपका अच्छा है तो 5th सेम में मशीन में बहुत मजा आ जाएगा। और दोनों सेमेस्टर का मशीन अगर बढ़िया है तो कंपटीशन में तुमको, ठीक ना, मतलब मान के चलो कि 30 से 35 क्वेश्चन एसएससी जेईई में प्रीवियस ईयर से मिला के देख लेना, कम से कम 25 तो प्लस से रहता है। मैक्सिमम टाइम जो है 25 प्लस क्वेश्चन रहता है मशीन से। तो मशीन में केवल एक क्वेश्चन, इसका एरिया इतना बड़ा है ना, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इलेक्ट्रिकल का मतलब है मशीन होता है और पावर सिस्टम, ठीक है। तो इस सेमेस्टर में 4th सेम में हम लोग को ये वाला पोर्शन पढ़ना है जो घेरे हुए हैं। 4th सेम में ये वाला पोर्शन पढ़ना है और 5th सेम में हम लोग को ये वाला पोर्शन पढ़ना है, ठीक ना। अब देखो, अब इसमें हम लोग पहले कौन वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो देखो तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे मैग्नेटिक सर्किट, तो मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाते वक्त ये बोले थे कि अगर मैग्नेटिक सर्किट और तुम्हारा एसी सर्किट वाला कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से क्लियर है तो आगे मशीन में बहुत काम देगा। मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया है तो ट्रांसफार्मर आपको बहुत जबरदस्त समझ में आएगा। ट्रांसफार्मर रियल में कुछ है नहीं, मैग्नेटिक सर्किट है। ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा मैग्नेटिक सर्किट है। जो मैग्नेटिक सर्किट को सुना बढ़िया से होगा, फ्लक्स क्या है, रिलक्टेंस क्या है, परमियाबिलिटी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी क्या है ना। कम से कम ये सब थोड़ा थोड़ा भी दिमाग में अगर होगा, अभी तो एग्जाम में खत्म हुआ तो होबे करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा दिन हो गया, तो एकदम स्वर्ग में जाएगा ट्रांसफार्मर में, है ना। और अगर उधर क्लियर नहीं है, फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, एसी सर्किट, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सब अगर क्लियर है तो ट्रांसफार्मर का 2 गो चैप्टर है यहाँ। 2 गो डीसी मशीन का चैप्टर है और 2 गो ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कम से कम 4 क्वेश्चन
4 क्वेश्चन जो है अगर मेन एग्जाम देगा वो ट्रांसफॉर्मर से रहेगा। और ट्रांसफॉर्मर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, पूरा का पूरा मैग्नेटिक है। तो हम सोच रहे हैं हम मुश्किल से इसको हम 10 दिन में खत्म कर देंगे, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को, 3 को फेज को भी नहीं खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर को ही पढ़ा दें, इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा मैग्नेटिक है, रिलेट करेंगे, डेप्थ देंगे तो तुमको और मजा आएगा, नहीं तो डिले होते जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम इसको खत्म कर देते हैं 10 दिन में, मुश्किल से हम एकदम लेवल का खत्म कर देंगे। तुम लोग पर डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना बढ़िया से समझ रहे हैं, ठीक ना। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का बात हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर का 2 चैप्टर है, तीसरा चैप्टर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, चौथा चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। तो सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं, इसका क्वेश्चन लड़का से बनता ही एग्जाम। ये भी एक कारण है कि इसको पहले पढ़ा दे रहे हैं। तो बोलेगा कि अब इंटरनल देना, इंटरनल से पहले डीसी जनरेटर आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इंटरनल, फर्स्ट इंटरनल आपका जब भी हो, उस फर्स्ट इंटरनल से पहले सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और डीसी जनरेटर, इसमें भी हम कॉन्सेप्ट लेवल का पढ़ लेंगे, इसमें भी लेवल का पढ़ लेंगे, मेरा क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो डीसी जनरेटर के बाद फिर इसको पढ़ा देंगे, और फिर लास्ट में इसको पढ़ाएंगे, ताकि सब बात भी रिवीजन कर लेना। इस पे फोकस मेरा इसलिए है कि अगर एग्जाम में, जैसे देखो पढ़ना तो सब है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को चूंकि पूरा का पूरा मैथमेटिकल वे में जाएंगे, इस सब में थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल वे में जाएंगे, और इसमें पूरा का पूरा मैथमेटिकल वे में जाएंगे तो क्या होगा, फेजर डायग्राम के रूप में जाएंगे तो क्या होगा कि एकदम रिलेटेड समझ में आते चल जाए, और लड़का लोग इसी का रिवीजन ज्यादा कर। तो जो हमको दोनों चीज को हमको दिमाग में रख के चलना, सेमेस्टर वाला फाइनली अब तो ये समझ में आ गया। उस समय जो नोट्स दे रहे थे तब कोई कोई बोल रहा था कि सर हम अपने से नोट्स बना रहे हैं, कोई कोई बोला था शुरू में कि हम अपने से नोट्स बना रहे हैं, लेकिन बाद में समझ में आ रहा है कि नहीं, जो लिखल है वही वाला बढ़िया। तो ये जरूरी होता है, जो गाइडलाइन दे रहे हैं उसको फॉलो करिए, दोनों स्तर पर काम होगा आपको, सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम में भी काम देगा और सीखने में भी काम देगा, ठीक है। तो 10 से 12 दिन में सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर खत्म हो जाएगा। अब सोच के देखो, इससे सिंगल फेज के लिए 3 क्वेश्चन रहेगा, आया क्वेश्चन तुम्हारा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, अब 20 दिन डेमो देने बोल रहा, तो हम 10 दिन में खत्म करेंगे कहीं नो? सोच के देखिए, कभी भी खत्म करेंगे? कभी नहीं खत्म करेंगे। 20 दिन लेते रहो तो उससे आप ही को नुकसान है, ठीक है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि बीच में किसी को क्लास छोड़ना रहेगा, टोटल रिफंड कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन झूठो मत बोलना कि नहीं हमको पढ़े के मन नहीं, वो अलग बात हो गया। कंडीशन रखी सर 15 दिन के अंदर बोलो। हाँ, नहीं कोई अनलिमिटेड कंडीशन है, तुमको लास्ट में मान लो कि पूरा पढ़ लिया, बोलेगा कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ये कोई बात नहीं यार। इससे 3 क्वेश्चन रहेगा, इससे 3 क्वेश्चन रहेगा। सुनो इधर, जो इसमें तो थ्योरी तो भिड़ा दिए थे, ट्रांसफॉर्मर में न्यूमेरिकल भी भिड़ जाएगा। सही बोल रहे हैं, एरिया पता है कि कहां से क्वेश्चन आता है, आप उस तरह से इसमें न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेंगे। न्यूमेरिकल इससे ये वो कंफर्म देता ही है, थ्योरी देता है, थ्योरी भी मतलब इस तरह का मैथमेटिकल है कि अच्छे से आपको समझ में आए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मशीन में ये वाला पेज सबसे पहले बनाना है। पहला चैप्टर हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर डीसी जनरेटर, तीसरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इधर के बारे में हम नहीं बोल रहे, फिफ्थ सेम का चीज है इसलिए इधर के बारे में कुछ बोल नहीं रहे, उसके बारे में बोलना जरूरी नहीं है। बस इतना जान लो, ट्रांसफॉर्मर बढ़िया रहेगा तो एसी मशीन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर को बढ़िया करने से पहले, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट आपका बढ़िया होना चाहिए। चलो ट्रांसफॉर्मर का थोड़ा सा बताते हैं, ठीक ना।
देखो मैग्नेटिक सर्किट बना रहे थे तो इस तरह का बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? मैग्नेटिक सर्किट जब बना रहे थे मैग्नेटिक सर्किट बना रहे थे तो इस तरह से बना रहे थे ना। और ट्रांसफॉर्मर का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिए थे मेजरमेंट में। ट्रांसफॉर्मर का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिए थे मेजरमेंट में। चलो इधर ध्यान दो। देखो सबसे पहले तो समझना है कि ट्रांसफॉर्मर जो है एक एसी मशीन है। तो तुरंत सवाल उठाता कि अगर डीसी देंगे तो क्या होगा। तो क्या होगा इससे पहले इसको समझ लेना, ठीक ना। कि डीसी देंगे तो क्या होगा वो सेकेंडरी चीज है। पहले एसी तो बढ़िया से देख देख लो, है ना। जो देना है वो दे ही नहीं रहा, और जो नहीं देना होगा लगे माथा पीछी कर रहा। इसलिए पहले एसी पर सोच लेना, है ना। देखो सब जगह जो है टीचर लिखेगा डिफिनेशन, इट इज ए स्टैटिक डिवाइस, इट इज ए स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस which transfer electrical power from one circuit to other circuit without change in frequency। ठीक है, अब देखो यही डिफिनेशन सब लिखता है, लेकिन डिफिनेशन पर नहीं जाना, ठीक ना। अब इस डिफिनेशन से हम कुछ बात को बाहर निकालते हैं। ट्रांसफॉर्मर को इसको छोड़ दो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर को स्टैटिक डिवाइस भी बोला जाता है। ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्मर तो बोलवे करते हैं। ट्रांसफॉर्मर का दूसरा नाम स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का तीसरा नाम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी कहा जाता है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक ना। ट्रांसफॉर्मर को कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी कहा जाता है, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर को कांस्टेंट पावर डिवाइस भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर को कपल सर्किट भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मर को कपल सर्किट भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मर को टू पोर्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। आई वाला पढ़ना है नेटवर्क थ्योरी में, जो सेकंड सब्जेक्ट था। टू पोर्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मर को फेज शिफ्टिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मर को फेज शिफ्टिंग डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक ना। ऐसे तो और भी बहुत कुछ नाम है, लेकिन कुछ तो कंपटीशन के लिए बचा के रखते हैं। सब सेमेस्टर में बता देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। तो ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्मर तो कहवे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक नाम पर इसका एनालिसिस करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर कहे का मतलब क्या होता है, बाद में समझेंगे। पहले ही समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर को स्टैटिक डिवाइस क्यों करते हैं। तो स्टैटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? वह डिवाइस जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा, मतलब घूमने वाला कोई सामान नहीं होगा। जैसे मान लो कि घूम रहा है ना, तो घूमने वाला कोई सामान जिसमें नहीं होगा वो स्टैटिक मशीन हो जाएगा। और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर ही एक ऐसा मशीन है जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, घूमने वाला पार्ट इसमें होता। ट्रांसफॉर्मर को छोड़ के बाकी जितना भी इलेक्ट्रिकल मशीन है सब तुम्हारा रोटेटिंग मशीन है, ठीक ना। चाहे वो एसी मशीन हो या डीसी मशीन हो, सब में रोटेटिंग पार्ट होता ही होता। तो देखो अब यहीं से कॉन्सेप्ट, एक एक शब्द को सुनते जाएगा कॉन्सेप्ट बनते चल जाएगा। एक एक शब्द में कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन समय के हिसाब से उसको कम कर दिया जाता है, ठीक ना। ट्रांसफॉर्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जिसके कारण इसको स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है, ठीक है।
ये ट्रांसफॉर्मर का रियल कंस्ट्रक्शन नहीं है। इस कंस्ट्रक्शन से हम लोग सिर्फ वर्किंग को समझ सकते हैं। रियल कंस्ट्रक्शन आगे हम लोग को पढ़ना है, जो जो कंपोनेंट इसमें लगा रहता है उसके बारे में पढ़ना। तो स्टैटिक डिवाइस उस डिवाइस को बोलते हैं जिसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं। ठीक है, तो जिसमें रोटेटिंग पार्ट होगा उसमें घर्षण होगा कि नहीं होगा? और जिसमें घर्षण होगा उसमें घर्षण के कारण भी तो लॉस होगा, लेकिन एकरा में तो घर्षण नहीं हो रहा। ट्रांसफॉर्मर में घर्षण हो रहा? नहीं हो रहा। तो ट्रांसफॉर्मर में घर्षण नहीं हो रहा, इसके मतलब ये हुआ कि ट्रांसफॉर्मर में फ्रिक्शनल लॉस नहीं होता। ट्रांसफॉर्मर में फ्रिक्शनल लॉस नहीं होता, और यही कारण है कि फ्रिक्शनल लॉस नहीं होने से इसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर का ही होता है। जितना भी इलेक्ट्रिकल मशीन है वो सारा के सारा इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर का ही होता है। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी, सबसे पहला इंटरव्यू में क्वेश्चन यही है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर का ही क्यों होता? तो उस क्यों का एक जवाब ही है कि इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता। इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जिसके कारण फ्रिक्शनल लॉस और विंडेज लॉस, फ्रिक्शनल लॉस और विंडेज लॉस। अब फ्रिक्शनल लॉस और विंडेज लॉस ही कहे का मतलब क्या? तो फ्रिक्शन कहे का मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस से रगड़ाना। जैसे मान लो एक सरफेस से दूसरा सरफेस है, आई रगड़ा रहा, घूम रहा है तो रगड़ेबे करेगा, तो इसके कारण लॉस होगा। और अगर ये घूम रहा है तो ये हवा को भी कट कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो हवा के साथ भी घर्षण हो रहा, तो हवा के साथ जो घर्षण हो रहा है उसके कारण जो पावर लॉस हो रहा है उसको विंडेज लॉस बोलते हैं। बात समझ में आया? तो ना तो यहाँ पर घूम रहा है तो सरफेस टू सरफेस कोई कांटेक्ट है, और ना तो एयर को कट कर रहा, तो ये दोनों लॉस इसमें क्या होता है? नहीं होता, जिसके कारण अब लॉस है ही नहीं है तो आउटपुट में ना जाएगा। मान लो मार्केट गया तुम, ठीक है, अब पैसा पॉकेट से निकाल में नहीं किया, खाली दोस्तें खर्चा कर दिए, ठीक ना, तो क्या कहेगा कि हम लॉस में हैं? तो नमक खराब ना हो गया यार, एक दो खर्चा करवा लिया, अब बोलेगा कि लॉस में हम ही है ना, पूरा का पूरा तो बचल रह गया। तो उसी तरह से ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? लॉसेस कम होता है। तो स्टैटिक डिवाइस से मतलब हम लोग ये निकाले कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस का एक मतलब वह डिवाइस जिसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता। तो कांस्टेंट रहने का मतलब अगर 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज रहेगा, है ना, 60 हर्ट्ज नहीं हो जाएगा, 70 हर्ट्ज नहीं हो जाएगा। तो यहां पर कांस्टेंट कैसे रहता है, और स्पेशली इस कांस्टेंट शब्द को मतलब मेंशन क्यों कर रहा है? बदलने का संभावना भी है क्या? यहां पर हो सकता है कि बदलने का संभावना होगा, तो देखते हैं। देखो ट्रांसफॉर्मर में दो सर्किट है, एक सर्किट ई वाला हो गया और एक सर्किट क्या हो गया? ई वाला। बात समझ में आया? ट्रांसफॉर्मर में दो सर्किट है, एक सर्किट ई हो गया और एक सर्किट ई हो गया, ठीक है। तो इधर का फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 50 हर्ट्ज होगा। अब दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर क्यों होगा ये हम डिराइव करके आपको बताएंगे, ठीक ना, डिराइव करके बताएंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ बराबर है। फ्रीक्वेंसी बराबर होने का मतलब अगर इधर वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी 50 है तो इधर भी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी 50 होना चाहिए। अगर इधर करंट का फ्रीक्वेंसी 50 है तो इधर करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए। अगर इधर फ्लक्स का फ्रीक्वेंसी 50 है तो इधर फ्लक्स का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? 50। तब ना कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर को स्टैटिक डिवाइस भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मर को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मर को कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक ना। तो ट्रांसफॉर्मर को कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस कहे का मतलब ये जो कोर है इसको हम लोग कोर बोलते हैं, जिसमें फ्लक्स ट्रेवल करता है उसको कोर बोला जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर का क्या हो गया? कोर हो गया, ठीक ना। तो इस कोर में हमेशा फ्लक्स शुरू में जितना था बाद में भी उतने रहेगा। इसका मतलब बदलने का संभावना भी है, तो बदलने का संभावना आता है इसमें, लेकिन कांस्टेंट ही रह जाता है। तो दो चीज को हम लोग को सोचना होगा,
कि बदलने का संभावना कब आएगा, और अगर बदलने का संभावना है तो ये कांस्टेंट क्यों कैसे रहता है ना। तो फाइनली चाहे लोड कंडीशन हो या नो लोड कंडीशन हो, मतलब इधर लोड लगा हुआ रहे या लोड न लगा हुआ रहे, फ्लक्स जितना था उतने रहेगा। लोड लगने पर फ्लक्स को बदलने का संभावना रहता है, और लोड नहीं लगल है तब फ्लक्स को बदलने की संभावना नहीं है। तो लोड को लगने से फ्लक्स बदलने का मतलब कैसे संभावना है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो ट्रांसफॉर्मर को स्टैटिक डिवाइस, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, कांस्टेंट पावर डिवाइस क्यों कहते हैं, ये दोनों को एनालिसिस करेंगे। अभी समझे नहीं है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो कांस्टेंट पावर डिवाइस क्यों कहते हैं, अगर यहाँ पर 100% हम लोग पावर दिए हैं तो 98.7 या 98.99 लगभग 99% के आसपास इफिशियंसी है, यानी कि 100 पावर दिए तो 99 पावर हमको आउटपुट में मिल गया है ना। तो 1% नेग्लिजिबल मानते हैं, तो लगभग कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, तो लगभग कांस्टेंट है, इसीलिए इसको कांस्टेंट पावर डिवाइस बोलते हैं। यानी कि जितना पावर देगा उतने पावर आउटपुट में आपको दे देगा, ठीक है। इसके बाद है कपल सर्किट। कपल कहे का मतलब जोड़ा होता है, और इस शब्द को तुम लोग से बढ़िया कौन समझ सकता है ना। कपल का मतलब जोड़ा होता है, तो जोड़ा है कि नहीं है, फर्क यही है कि वहां दो हंसों का जोड़ा होता है और यहाँ दो सर्किट का जोड़ा। बात समझ में आ रहा। तो देखो जब एक ही मैग्नेटिक सर्किट से, जब एक मैग्नेटिक सर्किट से दो या दो से अधिक, जब एक मैग्नेटिक सर्किट से दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्टेड रहे, एक मैग्नेटिक सर्किट से, इसको मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं, जिसमें फ्लक्स ट्रेवल करता वो मैग्नेटिक सर्किट, और जिसमें करंट ट्रेवल करेगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट। पढ़ा है ना कंपैरिजन बिटवीन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। तो इसमें करंट ट्रेवल कर रहा तो इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें भी करंट ट्रेवल करेगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें फ्लक्स ट्रेवल करता तो मैग्नेटिक सर्किट। तो एक मैग्नेटिक सर्किट से जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक कब होगा, जब थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होगा, है ना। दो गो रहेगा कब, जब सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होगा। तो अभी हम पढ़ा कौन सी रहे हैं, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो जब एक ही मैग्नेटिक सर्किट से दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्टेड होता है तो इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कनेक्शन को कपल सर्किट बोला जाता है। इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट को क्या बोलते हैं, कपल सर्किट। तो अब तुमको मन में सवाल उठेगा कि सर दो गो में जोड़ा तो समझ में आ रहा, दो से अधिक होगा तो पेयर कैसे बनेगा, कपल कैसे बनेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ये वाला है, ठीक है। तुमको देखने में लग रहा है कि तुम जिसके साथ पेयर में है वो खाली तुम्हारे साथ ही पेयर में है, लेकिन अगला कहीं और भी तो बिजी हो सकता है। तो उसके लिए भी क्या वो पेयर है कि नहीं है। जैसे मान लो एक मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट इधर है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट इधर है, तो दोनों इससे कनेक्टेड है। अगर कोई तीसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो इन दोनों को मिला के एक पेयर बना लेंगे, या इन दोनों को मिला के एक पेयर बना लेंगे, या इन दोनों को मिला के एक पेयर बना लेंगे, है ना। तो टू और मोर देन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, कपल सर्किट। तो ट्रांसफॉर्मर को कपल सर्किट क्यों बनाया जाता है ना। ट्रांसफॉर्मर को कपल सर्किट के रूप में ही क्यों बनाते हैं। अगर कपल सर्किट के रूप में नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो पढ़ेगा तब ना पता चलेगा। समझ रहा। ट्रांसफॉर्मर को कपल से, ऐसे पहले तो इलेक्ट्रिकल में कपल सर्किट भी पढ़ना था, लेकिन इलेक्ट्रिकल के सिलेबस जो आप लोग पढ़ रहे हैं, थर्ड सेम पढ़ा, फोर्थ सेम पढ़ेगा, उसमें कपल सर्किट को पूरा हटा दिया, पढ़ने के लिए दिया ही नहीं, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी उससे आता है। और यहाँ पे इतना ज्यादा कपलिंग रखते हैं कि कपलिंग का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो परफेक्ट ट्रांसफॉर्मर बनेगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर बनेगा, लेकिन कपलिंग कभी 1 हो ही नहीं सकता। खैर उस पर बात करेंगे धीरे धीरे। ट्रांसफॉर्मर को कपल सर्किट बनाते हैं, कपल सर्किट का मतलब समझ में आ गया। अब देखो टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा बताया था इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। हाँ, एक इलेक्ट्रिकल देखो सर्किट ही है,
ई एक टर्मिनल हो गया, ई एक टर्मिनल हो गया, और दो टर्मिनल को मिला करके एक पोर्ट बनता है। क्या बनता है? पोर्ट। ठीक ना? और इधर भी क्या हो गया? एक पोर्ट हो गया। तो इस पे दो गो पोर्ट है कि नहीं है? इनपुट तरफ भी और आउटपुट तरफ भी। इसीलिए इसको टू पोर्ट नेटवर्क भी कहते हैं। टू पोर्ट नेटवर्क एक चैप्टर है नेटवर्क थ्योरी में। वहां पे मॉडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर भी देख सकता है, मॉडलिंग ऑफ बीजेटी भी देख सकता है, जो उस समय देखे थे, जो समझ में नहीं आता उसको यहाँ पे समझ सकते हैं हम लोग मॉडलिंग कर। ठीक ना? इसके बाद है फेज शिफ्टिंग डिवाइस। ठीक है, फेज शिफ्टिंग डिवाइस क्यों कहते हैं इसको? तो जो इनपुट वोल्टेज है अगर वो 30 डिग्री पर है तो उसी इनपुट को हम जब आउटपुट में लेते हैं तो उसको हम 40 डिग्री पर कर सकते हैं या 50 डिग्री पर कर सकते हैं, यानी कि उसका फेज एंगल को चेंज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के हेल्प। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फेज शिफ्टिंग डिवाइस बोला जाता है। तो ट्रांसफार्मर को बहुत नाम है, सब लिखा हुआ रहेगा नोट्स में। इट इज आल्सो कॉल्ड है, इट इज आल्सो कॉल्ड है, इस तरह से है ना, पॉइंट बना करके सब लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अब डिफिनेशन पर इट इज ए स्टैटिक डिवाइस। अब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा। इट इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना, है ना। तो इनपुट यहां देंगे तो आउटपुट यहां मिल रहा है, तो ट्रांसफर है ना हो रहा। बात समझ आ रहा? अगर इनपुट यहां दे रहे हैं और आउटपुट यहां मिल रहा है तो ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर दिए और इलेक्ट्रिकल पावर यहां ले रहे हैं तो ट्रांसफर है ना होगा। व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अदर सर्किट। ठीक ना? अदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब इधर का जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी इधर का भी रहेगा। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं समझे हैं कि फ्रीक्वेंसी सेम कैसे रहता है, ये अभी हम लोग नहीं समझे, तो समझेंगे। और फ्लक्स सेम कैसे रहता है ये भी नहीं समझे, ये दोनों को समझेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन तो रटा जाता है, इट इज स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी बोलना जरूरी है। ई वाला लाइन में ऊपर में कुछ बोल दो लेकिन विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी बोलना जरूरी है। सही बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नजर एकरे पर एग्जामिनर को रहता है। ठीक है, तो 5-6 वो ट्रांसफार्मर का नाम है। अब थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो देखो ट्रांसफार्मर जो हो गया ना, जितना भी मोटर होगा, जितना भी जनरेटर होगा, वो सब तुम्हारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होगा, वो सब तुम्हारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस होगा। वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगा, मैकेनिकल एनर्जी भी होगा। लेकिन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी है ही नहीं, क्योंकि रोटेटिंग पार्ट यहां पे है ही नहीं। ठीक ना? तो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है, यानी कि ट्रांसफार्मर मशीन का जो मेन फैमिली है उससे बाहर हट गया। ठीक है, ये केवल वोल्टेज के लेवल को बढ़ा सकता है, वोल्टेज के लेवल को घटा सकता है, करंट के लेवल को बढ़ा सकता है, करंट के लेवल को घटा सकता है। लेकिन फाइनली क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल दिए हैं तो इलेक्ट्रिकल ही मिलेगा। लेकिन जनरेटर में क्या है कि मैकेनिकल दिए हैं तो इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, और मोटर में क्या है कि इलेक्ट्रिकल दिए हैं तो मैकेनिकल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्सन नहीं होता, यहाँ पे एनर्जी कन्वर्सन नहीं होता। ठीक ना? अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि दो सर्किट जो है ट्रांसफार्मर में, जो दो सर्किट है उसमें एक को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट और एक को बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। जिधर हम लोग एसी सप्लाई देंगे उधर वाला प्राइमरी कहलाएगा। जिधर बोल रहे हैं कोई जरूरी नहीं किधर देना, अगर हम लोग इधर सप्लाई देते हैं तो यही वाला प्राइमरी हो जाएगा, और अगर इधर सप्लाई देते हैं तो यही वाला प्राइमरी हो जाएगा, है ना। तो जिधर हम लोग सप्लाई देंगे वो प्राइमरी बन जाएगा, जिधर से हम लोग आउटपुट लेंगे वो क्या होगा? सेकेंडरी बन जाएगा। ठीक है, तो इनपुट इधरों दे सकते हैं, आउट इनपुट इधर भी दे सकते हैं, आउटपुट इधर भी ले सकते हैं, आउटपुट इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिधर इनपुट उधर प्राइमरी, जिधर आउटपुट उधर सेकेंडरी। ठीक ना? अब थोड़ा वर्किंग पर आओ, अब वर्किंग पर आते हैं।
तो देखो यहाँ पर एसी वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं, मान लो यहाँ पर एसी वोल्टेज दे रहे हैं, तो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं होता? तो बोले थे एसी फंडामेंटल याद होना चाहिए, है ना? तो एसी V बराबर Vm साइन ओमेगा टी दिए, तो इसमें एसी करंट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भी इसमें करंट कहाँ जाएगा? बोलो I बराबर Im साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो इस वोल्टेज के कारण इसमें एसी करंट होगा, अरे समझ में आ रहा ना? तो इस वोल्टेज के कारण ही करंट हुआ। अब यही वाला करंट इसमें क्या करेगा? फ्लक्स बनाएगा। तो यही वाला करंट इसमें क्या करेगा? फ्लक्स पैदा करेगा। तो जो फ्लक्स होगा I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है एमएमएफ बटा रिलक्टेंस, होता है ना? तो एमएमएफ बराबर होता है एनआई बटे क्या हो जाएगा? एस। आयन हो गया नंबर ऑफ टर्न, यहाँ पे के वो टर्न है, ठीक है? तो एन आई के जगह पर क्या हो जाएगा? आई एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एस, यानी कि एन आई एम बटे एस हो गया, यहाँ पर क्या होगा? साइन ओमेगा टी होगा। और एन आई एम बाई एस को क्या लिख सकते हैं? पाई एम, सब बताए हुए हैं। तो बोल रहे थे कि इसीलिए बोल रहे हैं कि 10 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा मैग्नेटिक है, थोड़ा सा अलग है, ऐसा नहीं कि अलग नहीं है, लेकिन जो मूल कॉन्सेप्ट है, जो समझने वाला चीज है, वो हम लोग समझे हुए, ठीक ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है? तो फ्लक्स इसमें बन गया पाई बराबर पाई एम साइन ओमेगा टी बन गया, ठीक ना? अब देखो इसी फ्लक्स को ही कट करेगा कि नहीं करेगा? इसी फ्लक्स को ही वाला कट करेगा कि नहीं करेगा? तो जब ये फ्लक्स को कट करेगा तो इसमें भी वोल्टेज पैदा होगा कि नहीं होगा? तो इसमें भी जो वोल्टेज पैदा होगा वो तो एसी वोल्टेज होगा ना, बात समझ रहा? और इस एसी वोल्टेज का भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? ओमेगा ही रहेगा। अब इस वोल्टेज के कारण अगर यहाँ पर कोई लोड लगा हुआ रहेगा तो करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? अगर लोड नहीं लगा हुआ है तब तो कोई करंट नहीं होगा, लेकिन अगर लोड लगा हुआ है तो सर्किट कंप्लीट, और सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होगा, बात समझ में आ रहा? तो यहाँ पर इस फ्लक्स के कारण क्या हुआ? एक वोल्टेज पैदा हुआ E2, और इस E2 के कारण अगर लोड लगा हुआ है तो करंट क्या होगा? I2, है ना? और इस I2 के कारण यहाँ जो लोड होगा, इस लोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा? V। इस लोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा? ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग दिए पावर और यहाँ पर हमको मिल रहा है आउटपुट। तो अब देखो तो यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा, और करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा। ओमेगा का मतलब क्या होता है? 2 पाई एल, और इसका भी फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्लक्स का फ्रीक्वेंसी ओमेगा। E2 का भी फ्रीक्वेंसी कितना होगा? ओमेगा। I2 का भी फ्रीक्वेंसी कितना होगा? ओमेगा, होगा ना? और V2 का भी फ्रीक्वेंसी कितना होगा? ओमेगा। तो कहने का मतलब यह है कि शुरू से लेके अंत तक फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, शुरू से लेके सप्लाई वोल्टेज से लेके यहां तक फ्रीक्वेंसी ओमेगा है कि नहीं है? तो सप्लाई में फ्रीक्वेंसी ओमेगा मतलब 2 पाई एल, और यहां भी फ्रीक्वेंसी कितना? 2 पाई एल। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है कि नहीं है? तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट क्यों रह रहा? क्योंकि जो फ्लक्स प्राइमरी साइड में है वही फ्लक्स सेकेंडरी साइड में, जो प्राइमरी साइड में वोल्टेज पैदा करेगा वही फ्लक्स सेकेंडरी साइड में भी क्या कर रहा? वोल्टेज पैदा कर रहा, ठीक है? इसीलिए फ्लक्स क्या रहता है? कांस्टेंट, ठीक ना? इसीलिए फ्लक्स क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है? तो प्राइमरी साइड में जो लोग इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं, उस इलेक्ट्रिकल पावर का, उस इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी होगा, करंट का भी वही फ्रीक्वेंसी होगा, फ्लक्स का भी वही फ्रीक्वेंसी होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज का भी वही फ्रीक्वेंसी होगा, सेकेंडरी के करंट का भी वही फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इसीलिए फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग किसको कह रहे हैं समझ में आ गया, सेकेंडरी वाइंडिंग किसको कह रहे हैं समझ में आ गया, ठीक है ना? उसके बाद ट्रांसफार्मर को 5-6 को नाम बताएं। पहला स्टैटिक डिवाइस कहते हैं, दूसरा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी कहते हैं, तीसरा कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, कांस्टेंट पावर डिवाइस, फेज शिफ्टिंग डिवाइस और कपल सर्किट 2 पोर्ट नेटवर्क।
है ना, कपल सर्किट भी कहते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क भी कहते हैं। जिधर सप्लाई देंगे वो प्राइमरी वाइंडिंग, जिधर आउटपुट लेंगे वो सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। नंबर ऑफ टर्न, ये जो वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न इसमें N1 है ना, और नंबर ऑफ टर्न इधर क्या हो गया, N2 हो गया। तो देखो प्राइमरी हम हमेशा इधर बनाएंगे, बोर्ड पर जब भी बनाएंगे तो प्राइमरी सर्किट को इधर बनाएंगे, अपने से काबिल बन के इधर बनाने का जरूरत नहीं, उल्टा लगेगा। ऐसे हम लोग इधर से इधर लिखते हैं ना, तो इसीलिए प्राइमरी हमेशा इधर बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्राइमरी नहीं बन सकता, प्राइमरी ये भी बन सकता है, प्राइमरी ये भी रह सकता है, कोई भी रह सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न, टर्न कहने का मतलब के बार लपेटा हुआ, के बार लपेटा हुआ, इसको N1 से लिख रहे हैं। तो N1 हो गया नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, यहां पर हो गया नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब एक चीज बताओ तो कि जब यहां पर हम लोग सप्लाई वोल्टेज देंगे तो करंट बना, करंट के कारण फ्लक्स बना, उस फ्लक्स को ई वाला कॉइल कट करेगा कि नहीं करेगा? कट करेगा सर, ई भी कट करेगा और ई भी कट करेगा। जब ई कट कर रहा तो सेल्फ इंडक्शन, और जब ई कट कर रहा तो म्यूचुअल इंडक्शन। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब ई कट कर रहा है तो अपने फ्लक्स को कट कर रहा है ना, जब ई कट कर रहा है, ई वाला कॉइल कट कर रहा है तो अपना ही फ्लक्स को कट कर रहा है। फ्लक्स को कौन पैदा किया? यही वाला कॉइल ना, और उसी फ्लक्स को ही कट कर रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा? सेल्फ इंडक्शन। और इसके फ्लक्स को अगर ई कट कर रहा तो क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहलाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक ना। तो ट्रांसफॉर्मर में आपका क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल इंडक्शन भी होता है और ट्रांसफॉर्मर में तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन भी होता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर का अगर कोई पूछ दे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सब कंफ्यूज रहता होगा कि इसमें तो सेल्फ इंडक्शन भी हो रहा, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी हो रहा, तो सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन को ही प्रिंसिपल क्यों बोला जाता है ना। ऐसे इस देखो, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मास्टर लोग क्या करता है कि बोल देता है कि ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे टीचर लोग बोल देता है बचने के लिए कि ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हमको पता है कि जो सेल्फ इंडक्शन है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख के पल्ला झाड़ देता, समझावे की जरूरत नहीं पड़ेगा कि सेल्फ इंडक्शन की म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं कि अगर कोई वर्किंग बोले कि वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर का बोलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलेगा तो भी चलेगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन भी तो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेकिन वो पूरा पूरा सत्य नहीं है। इसलिए क्लियर कट बोलना क्या कि ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन को ही वर्किंग प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं? तो देखो, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? वह सिद्धांत जिस पर हमको आउटपुट मिलता है ना। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जिस सिद्धांत पर काम करके वो आउटपुट दे रहा, आउटपुट हमको मिल कहां रहा है? तो आउटपुट यहां मिल रहा है। अब यहां जो आउटपुट मिल रहा, इस आउटपुट में इसका रोल है कि इसका रोल है? इस आउटपुट यहां मिल रहा है ना, इनपुट यहां दिए, आउटपुट यहां मिल रहा, तो इस आउटपुट में इस वोल्टेज का रोल है कि इस वोल्टेज का रोल है? तो इस वोल्टेज का रोल है। तो ये वोल्टेज किसके कारण पैदा हुआ? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। इसीलिए प्रिंसिपल क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल नहीं बोलना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलेगा तो भी चलेगा, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन बोलना ज्यादा सही। ठीक है, अब बोलो क्या बोलो। सर उसमें जो पोल है ना मैग्नेटिक मतलब दो अलग-अलग मटेरियल नहीं बता रहे, मतलब ये वाला कोर पूरा देखो। ट्रांसफॉर्मर में ठीक है, ऐसे कंस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मर का हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना ही अलग थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दो ही होता है, एक वाइंडिंग होता है और एक कोर होता है। कोर जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है। कोर जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, बताया था मैग्नेटिक मटेरियल का प्रकार बताए थे। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी बहुत तरह का होता है,
सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, और सॉफ्ट में भी बहुत तरह का मटेरियल होता है, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, माइल्ड आयरन, सिलिकॉन स्टील, सीआरजीओ स्टील। तो ट्रांसफॉर्मर का कोर जो होता है वो सीआरजीओ स्टील का बना होता है। बहुत जगह पर सिलिकॉन स्टील लिखा हुआ मिलेगा, अब कोई कोई टीचर सिलिकॉन स्टील पढ़ाता भी है, लेकिन सिलिकॉन स्टील बोलना पूरा सही नहीं है। सिलिकॉन स्टील में जब सीआरजीओ प्रोसेस कर देते हैं तो वो तुम्हारा सीआरजीओ स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, और सीआरजीओ स्टील को छोड़ के बाकी सब मशीन में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं। मतलब डीसी जनरेटर पढ़ेंगे तो वहां पे जो कोर होगा सिलिकॉन स्टील का होगा, ट्रांसफॉर्मर जो पढ़ेंगे, हाँ ट्रांसफॉर्मर, मोटर जो पढ़ेंगे उसमें जो होगा उसमें भी तुम्हारा सिलिकॉन स्टील होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में स्पेशली सीआरजीओ स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो देखो थोड़ा देर पहले क्वेश्चन बोले थे कि ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी ज्यादा क्यों होता है, तो एक कारण उसमें ये भी बोले थे कि एक कारण ये है कि इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, दूसरा कारण ये है कि इसको स्पेशल मटेरियल से बनाते हैं ताकि हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस इसमें कम से कम हो। तो ये सब डिस्कशन और आगे हम लोग करेंगे, अभी एक के बाद सब बात बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आज के क्लास से हमको समझना क्या है, तो आज के क्लास से बस इतना समझना है कि ट्रांसफॉर्मर कहते किसको, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या क्या, बस नाम में ही उसका पूरा काम छुपा हुआ। तो ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या क्या है इसको दिमाग में रख लेना, प्राइमरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं इसको दिमाग में रख लेना, ठीक है। दोनों तरफ का फ्रीक्वेंसी कैसे सेम रहता है इसको हमको याद रख लेना है, ठीक ना। अब ट्रांसफॉर्मर को हम लोग जो दो चीज इसका मेन है, एक वाइंडिंग है, एक आपका क्या है, कोर है। तो जो कोर है वो सीआरजीओ स्टील का बना हुआ रहता है, सीआरजीओ स्टील सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हुआ, ठीक ना। और तुम्हारा जो वाइंडिंग है ये कॉपर का बना हुआ रहता है, वाइंडिंग जो होगा ये कॉपर का बना हुआ रहेगा, ठीक है। और कोर जो होगा वो सीआरजीओ स्टील का। सीआरजीओ स्टील का खासियत यह है कि इसका परमियाबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, और परमियाबिलिटी का मतलब होता है वह गुण जिसके कारण फ्लक्स को हमने अंदर से जाने देता है, यानी कि रिलक्टेंस इसका क्या होगा, कम, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन समझ में आ गया टोटल चीज। तो इंट्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मर का क्लियर हो गया, ठीक ना, ठीक है। इतना सारा चीज इंट्रोडक्शन में सब रहेगा। तो एक बार सोच के देखो कि ट्रांसफॉर्मर में अभी जो बताया कोई सवाल ऐसा लग रहा है कि सवाल पूछना, सवाल पूछने का नौबत नहीं आएगा, एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे, ठीक ना। और एक से दो क्लास थोड़ा बेस तैयार करने में लग जाएगा, उसके बाद स्पीडली निकल जाएगा। एक दो क्लास बेस बनाने में निकल जाएगा, उसके बाद स्पीडली निकालेंगे। तो रिक्वेस्ट यही करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जितना जल्दी पेमेंट कर देगा उतना फायदा रहेगा, अदरवाइज फिर टरका के क्लास लेते रहेंगे, फिर हमको फिर ब्लेम मत करना, बस समझ रहा ना। क्योंकि अगर डिले करिएगा तो थोड़ा थोड़ा एनालिसिस छूटेगा, फिर केवल नोट से पास होने से कोई फायदा है नहीं। 3 सब्जेक्ट में पूरा का पूरा एनालिसिस है, ठीक है। तो और कोई सब्जेक्ट का भी दे दें, अब 5 सब्जेक्ट का डेमो के लिए 5 घंटा देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है लगातार 5 घंटा। कितना टाइम मिलेगा सुबह? नहीं देखो, जब रेगुलर कर देंगे ना तो सुबह 7 बजे से, नेक्स्ट वीक से मंडे को 10 तारीख को रहना, तो उस समय 7 से, क्योंकि संडे तक इन लोग का सीखने वाला काम खत्म ही कर देंगे। डेमो पहले तो देते चल जाते हैं, हाँ तो कल 10 बजे से कर देंगे। क्या बजे से एग्जाम? 11 बजे से एग्जाम भाई वाह इंजीनियरिंग फाइल वाला सर, ईडी का अभी दे रहे ठीक है। तो जैसा बोलो है ना, डेमो में कुछ रखा नहीं है, वही से कर दीजिए, सबसे बोलेंगे हफ्ता 5 दिन ये 3 होते हैं, हम उसी तरह से नहीं दीजिए। तब जो कल हो गया, कल एक दिन पूछेंगे मान से सुंदर देते जो इसका बोला है। नहीं तो 3 घंटा कम से कम लेना होगा ना, 3 घंटा लेंगे तब तो 3 सब्जेक्ट लेंगे।
उसमें बनने से होगा। तीन सब्जेक्ट लेना है तो 3 घंटा तो लेना होता है, तो 7 से 10 हाँ तो देखो एक ही वाला समय को बचा के रखना, घर में तो ऑनलाइन अभी कर लेगा बात समझना ना। तो देखो 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 सब्जेक्ट थ्योरी वाला खत्म करने में कोई समय नहीं लगेगा। 5 दिन इधर स्कूल रखेंगे और उसके बाद 2-2 दिन हम लोग को लेते चलेंगे, 5 सब्जेक्ट चलते रहेंगे। वर्डन एक ही दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ाने का वर्डन बहुत खराब है, इसलिए टाइम शेड्यूल बांटते हैं, ठीक ना। अभी मतलब रेगुलर चले थे इस तरह आज का शादी हो कितना होगा बीच में कोई इसकी तो मॉर्निंग में ही फिक्स रहेगा। हां वही ये तो इस बार जैसे इसलिए हुआ कि बाद में फिर टाइम नहीं बचा था, क्या करें। जैसे देखो 6 सेम का सुबह में चल रहा था, कंटिन्यू चलते रहे, वो लोग खत्म हो गया। अब तुम लोग का जो होगा तो तुम लोग के साथ कोई बैचे नहीं रहे, है ना। या हो सकता है कि डिप्लोमा फोरम में जाओ, बात हुआ सर से पढ़ाने के लिए, तो अगर वो देंगे तो उनको सामने पढ़ा देंगे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन अपना यहीं पे पढ़ाएंगे मेनली, वहाँ बोले हैं तो हम बोले हैं कि पढ़ा देंगे। ठीक है, आज वाला ऑफ कर दे, ठीक ना।